हेलो एंड नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो सीरीज जो कि हर संडे चलती है, इसमें हम इंडिया का मैक्रो इकोनॉमिक डेटा एनालाइज करते हैं। हम देखते हैं कि ये डेटा का ट्रेंड क्या है और ये डेटा का इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे क्या पड़ सकता है। तो इस चीज़ को हम बारीकी से एनालाइज करते हैं। पिछले हफ्ते जो इम्पोर्टेंट डेटा हमारे लिए रिलीज हुआ वो है इंडिया का ट्रेड डेटा। अब ट्रेड डेटा जानना ज़रूरी क्यों है? इसका एक रीज़न तो ये है कि ये हमें बताता है कि इंडिया का जो स्ट्रेंथ है वो कौन सी कमोडिटीज़ में है, कौन सी सर्विसेज में है और इंडिया की वीकनेसेस कहाँ कहाँ है। सेकंड रीज़न इंडिया का ट्रेड जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इंडिया का इंपोर्ट्स जो है वो हमेशा से इंडिया के एक्सपोर्ट से ज़्यादा रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंपोर्ट्स जो इंडिया के होते हैं उसके लिए डॉलर्स कहाँ से आएंगे, क्योंकि इंडिया के एक्सपोर्ट से जो इनकम आती है वो इनफ नहीं है। इसके अलावा इंडिया में जो रेमिटेंसेज आते हैं या इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है उससे जो डॉलर्स आते हैं वो भी इनफ नहीं है इंपोर्ट्स को कवर करने के लिए। तो इंडिया को क्या करना पड़ता है? इंडिया को ये डॉलर्स जो है वो मार्केट में से खरीदने पड़ते हैं। नेचुरली अगर डॉलर्स मार्केट में से खरीदे तो उसके सामने रुपीज़ जो है उसको सेल करना पड़ता है। रुपीज़ सेल करते हैं तो रुपीज़ की जो वैल्यू है वो गिर जाती है, रूपी डेप्रिशिएट हो जाता है। रूपी डेप्रिशिएट होने से इसका इम्पैक्ट सीधा इन्फ्लेशन पे पड़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और इन्फ्लेशन बढ़ा तो जीडीपी ग्रोथ गिर सकती है। इसीलिए ट्रेड डेटा जानना जरूरी है। अगर इंडिया के इंपोर्ट्स कम हुए या एक्सपोर्ट ज्यादा हुए तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होगा और रूपी पे प्रेशर कम होगा। तो ये ट्रेड डेटा जो है ये कौन रिलीज करता है? ये ट्रेड डेटा स्पेशली मर्चेंडाइज ट्रेड डेटा जो है यानी कि गुड्स का ट्रेड डेटा वो रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स आता है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ये रिलीज करता है इंडिया का ट्रेड डेटा एवरी मंथ का। अब इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? इस वीडियो में ट्रेड में हम देखेंगे कि फरवरी 2025 में इंडिया के एक्सपोर्ट्स कितने रहे हैं, इंडिया के इंपोर्ट्स कितने रहे हैं और इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के अंदर भी स्पेसिफिकली इंडिया के गुड्स यानी कि टेंजिबल गुड्स के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स कितने रहे हैं और इंडिया की सर्विसेज के भी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स कितने रहे हैं, ये चीज़ को देखेंगे। और मर्चेंडाइज यानी कि टेंजिबल गुड्स के अंदर कौन सी कमोडिटीज़ में इंडिया ने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, कौन सी कमोडिटीज़ में इंडिया ने इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा किया है या कम किया है, इस चीज़ को देखेंगे। एंड फाइनली हम ये देखेंगे कि इंडिया कौन सी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है और कौन सी कंट्रीज से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करती है। तो आपको बहुत सारी नई और इंटरेस्टिंग इंसाइट्स ये वीडियो में जानने मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं डेटा को देखने के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास सबसे पहले इंडिया के मर्चेंडाइज के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डेटा है अप्रैल से लेके फरवरी तक का। ठीक है, फरवरी महीने में ट्रेंड कुछ ऐसा है कि इंडिया ने ऑलमोस्ट 37 बिलियन डॉलर्स तक का एक्सपोर्ट किया है, उसके सामने इंपोर्ट 51 बिलियन डॉलर्स का किया है। तो ये पिछले फरवरी यानी फरवरी 2024 की कंपैरिजन से काफ़ी कम है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो है वो ऑलमोस्ट 11% जितने गिर गए हैं फरवरी 2025 में और उसके सामने इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा गिरे हैं, ऑलमोस्ट 15% जितने इंपोर्ट्स गिरे हैं। तो क्योंकि इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा गिरे हैं, इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है, यानी कि इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स, वो बेटर हुआ है, वो गिरा है। मतलब ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है 14 बिलियन डॉलर से, लेकिन अगर आप फरवरी 2024 से कंपेयर करें तो ये कम है। फरवरी 2024 में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट 19 बिलियन डॉलर था, इस फरवरी में 14 बिलियन डॉलर्स हुआ है। तो ट्रेड डेफिसिट हालांकि नेगेटिव है लेकिन पिछले फरवरी के कंपैरिजन से कम है क्योंकि इंपोर्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा गिरे हैं फरवरी में। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। किसके लिए पॉजिटिव चीज़ है? रूपी के लिए, कि रूपी पे जो प्रेशर है वो कम होगा। इनफैक्ट रूपी की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि रूपी ने हाई लगाया था ऑलमोस्ट फरवरी में ऑलमोस्ट 87.97 यानी कि 88 का हाई लगाया था और उसके बाद रूपी ने ऑलमोस्ट 2% की गिरावट दिखाई है, यानी कि रूपी अप्रिशिएट हुआ है और आज जो भाव है रूपी का वो है 86.16। ठीक है, तो रूपी अप्रिशिएट हुआ है कंपेयर टू फरवरी और इसका रीज़न ट्रेड फिगर हो सकता है क्योंकि जैसे हमने देखा कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है वो गिरा हुआ है क्योंकि इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा गिरे हैं। अब
इसके सामने ये तो हो गया मर्चेंडाइज गुड्स के, और मर्चेंडाइज गुड्स में आप देख सकते हो कि इंडिया का हमेशा से ट्रेड डेफिसिट रहा है, यानी कि मर्चेंडाइज गुड्स में हमेशा से इंडिया ट्रेड, यानी इंडिया जो है वो इंपोर्ट ज़्यादा करती है एक्सपोर्ट्स के कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन अगर सर्विसेज ट्रेड की हम बात करें तो सर्विसेज ट्रेड में सिचुएशन उल्टा है। सर्विसेज ट्रेड में हमेशा से इंडिया ने ट्रेड सरप्लस दिखाया है। आप देखो तो अप्रैल 2024 से हमारे पास डेटा है, तो सर्विसेज में इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो है वो इंडिया के इंपोर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। और फरवरी 2025 की बात करें तो सर्विसेज ट्रेड में इंडिया ने एक्सपोर्ट किया ऑलमोस्ट $35 बिलियन का, जो कि मर्चेंडाइज के एक्सपोर्ट्स के सिमिलर है, इजंट इट। और इंपोर्ट्स अगर आप देखो तो $17 बिलियन का किया है, यानी कि $18 बिलियन का ट्रेड सरप्लस रहा है। इनफैक्ट फरवरी में सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं, ऑलमोस्ट 24% से ग्रोथ हुई है फरवरी 2024 की कंपैरिजन से, और इंपोर्ट्स कम हुए हैं सर्विसेज में, ठीक है। इसीलिए ट्रेड सरप्लस ज़्यादा है सर्विसेज के ट्रेड में। तो मर्चेंडाइज में ट्रेड डेफिसिट है, सर्विसेज में ट्रेड सरप्लस है। अब मर्चेंडाइज गुड्स जो है उसमें कौन से गुड्स में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है और कौन से गुड्स में गिरावट है। अब ये जानो आप कि इंडिया जो भी गुड्स, टोटल गुड्स एक्सपोर्ट करती है उसमें से इंजीनियरिंग गुड्स जो है उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। टोटल एक्सपोर्ट बास्केट में ऑलमोस्ट 25% जो है कंट्रीब्यूशन वो इंजीनियरिंग गुड्स का है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग गुड्स में कौन से गुड्स आते हैं? वेल, सबसे ज़्यादा जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है इंजीनियरिंग गुड्स में उसमें से है आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स। आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट इंडिया का सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा अगर आप देखें तो मशीनरी, इंडस्ट्रियल मशीनरी, जिसमें कि आईसीटी जो इंटरनल कंबशन मशीन इंजन्स है उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। फिर डेयरी इंडस्ट्री या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो मशीनरीज है वो इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है। एंड ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स का एक्सपोर्ट इंडिया ज़्यादा करती है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी का ज़्यादा करती है, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स जो होते हैं इनका एक्सपोर्ट इंडिया ज़्यादा करती है। तो ये सारे जो गुड्स है वो इंजीनियरिंग गुड्स के अंदर में आते हैं, और ऑलमोस्ट 25% जो है हमारे एक्सपोर्ट का वो इंजीनियरिंग गुड्स का होता है। तो इंडिया ने फरवरी में आप देखो तो ऑलमोस्ट $9 बिलियन के इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट किए थे, लेकिन इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट में 8.6% की गिरावट है ईयर ऑन ईयर। पिछले फरवरी 2024 की कंपैरिजन से इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट गिरा है, ठीक है। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट बास्केट में ऑलमोस्ट 16% कंट्रीब्यूट करता है, और उसमें भी 29% की गिरावट है, ठीक है। कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंडिया एक्सपोर्ट करती है? वेल, मेनली तो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट करती है। तो रिमेंबर, इंडिया क्रूड ऑयल, रॉ क्रूड ऑयल जो है वो बाहर से इंपोर्ट करती है। ऑलमोस्ट 85% इंडिया की टोटल रिक्वायरमेंट है वो इंडिया इंपोर्ट करती है क्रूड ऑयल। इस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके इंडिया कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। इसमें कौन से रिफाइंड पेट्रोलियम तो हमने देख लिया, जैसे कि डीजल है या गैसोलीन है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स भी इंडिया एक्सपोर्ट करती है, जैसे कि नाफ्ता है या बेंजीन है, और इसके अलावा एलपीजी भी इंडिया एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में गिरावट है, और पार्टली ये गिरावट इसलिए है क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस जो है वो हाल ही में लास्ट मंथ में गिरी है। ऑलमोस्ट आप WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल देखो तो $65 पर बैरल तक पहुंच गया था, $65-66 पर बैरल। तो क्रूड ऑयल की प्राइस नेचुरली गिरेगी, तो इंडिया जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करेगी वो एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है, वॉल्यूम नहीं, वैल्यू, वो भी कम दिखेगी, राइट। तो क्रूड ऑयल के गिरने से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट कम दिख रहा है हमें। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है उसका कंट्रीब्यूशन इंडिया की टोटल एक्सपोर्ट बास्केट में ऑलमोस्ट 10% है, जो कि ग्रेजुअली बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो दे रही है, और इससे इंडिया का जो स्मार्टफोन प्रोडक्शन है, असेंबली है स्मार्टफोन्स का, वो ग्रेजुअली काफ़ी बढ़ रहा है। तो आईफोन की जो असेंबली है या दूसरे स्मार्टफोन्स की असेंबली है, तो इंडिया क्या करती है कि फ़ोन्स के जो कंपोनेंट्स है, जैसे सेमीकंडक्टर है या चिप्स है या दूसरे जो कंपोनेंट्स है, वो बाहरी कंट्रीज से इंपोर्ट करती है, ताइवान है, चाइना है, वहाँ से, और इंडिया में असेंबली करके उस स्मार्टफोन्स को एक्सपोर्ट करती है। और स्मार्टफोन्स की डिमांड काफ़ी स्ट्रांग रह रही है ग्लोबली, स्पेशली यूएसए में। तो इसकी वजह से इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 26% से बड़ा है। मोबाइल फोन्स और कंपोनेंट्स तो है, उसके अलावा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि टेलीविजन है या ऑडियो इक्विपमेंट है,
ये भी इंडिया एक्सपोर्ट करती है, और कंप्यूटर हार्डवेयर है, ये भी इंडिया एक्सपोर्ट करती है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंडर में आते हैं। और इसके बाद जो थर्ड है वो जेम्स एंड ज्वेलरी है। जेम्स एंड ज्वेलरी में कट एंड पॉलिश डायमंड्स जो है वो इंडिया काफ़ी एक्सपोर्ट करती है। गोल्ड ज्वेलरी है, कलर्ड जेमस्टोन्स है, ये भी इंडिया काफ़ी एक्सपोर्ट करती है। ऑलमोस्ट 7% जो है इंडिया का बास्केट वो जेम्स एंड ज्वेलरी से आता है, और इसमें भी ऑलमोस्ट 21% की गिरावट है। हो सकता है क्योंकि गोल्ड प्राइस हाई है, तो गोल्ड की जो डिमांड है ग्लोबली, वो शायद कंजम्पशन डिमांड जो है, इन्वेस्टमेंट डिमांड नहीं, कंजम्पशन डिमांड शायद कम हो रही हो। ऑल्सो लग्जरी गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी में अगर गिरावट है तो हो सकता है कि लग्जरी गुड्स की डिमांड ग्लोबली इंडिया के बाहर कम हुई हो शायद, इसकी वजह से जेम्स एंड ज्वेलरी में 21% की गिरावट है एक्सपोर्ट्स में। ठीक है, अगेन इंडिया ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के लिए काफ़ी वेल नोन है प्रोडक्शन के लिए। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स यूएसए में ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, और स्पेसिफिकली जो जेनेरिक ड्रग्स है या फिर एपीआईज है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, या फिर वैक्सीन है, इनको काफ़ी एक्सपोर्ट करती है इंडिया। इसमें भी काफ़ी ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट है। इतनी शार्प नहीं जितनी दूसरे गुड्स में है, लेकिन फिर भी नेगेटिव ग्रोथ है। और ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स भी ऑलमोस्ट 7% जितना कंट्रीब्यूट करती है इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट बास्केट में, राइट। इसके बाद केमिकल्स है, 5% कंट्रीब्यूशन है, उसमें 25% गिरावट है। केमिकल्स में गिरावट इसलिए है, और पिछले काफ़ी महीनों से चल रहा है कि केमिकल्स में जो है वो काफ़ी सारी कंपनीज है जो क्लाइंट्स है, ग्लोबल क्लाइंट्स, उन्होंने, क्योंकि ये रेड सी क्राइसिस चल रहा है और कोविड के टाइम भी काफ़ी सारा उन्होंने स्टॉकिंग कर लिया था, तो उसकी डी स्टॉकिंग साइकिल जो है वो अभी केमिकल्स में चल रही है। काफ़ी सारी कंपनीज के कॉन कॉल्स पढ़ने से ये जानने मिलता है कि ये सप्लायर्स, ये जो क्लाइंट्स है, वो डिमांड कम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही ऑलरेडी स्टॉक पाइल कर लिया था केमिकल्स को। अब डी स्टॉकिंग साइकिल चल रही है जो ख़त्म नहीं हुई शायद। इसके कारण हो सकता है कि केमिकल्स का एक्सपोर्ट मंथ ऑन मंथ पिछले काफ़ी सारे महीनों से नेगेटिव में है, राइट। देन रेडीमेड गारमेंट्स, आरएमजी, रेडीमेड गारमेंट्स ऑफ ऑल टेक्सटाइल्स, तो उसका 3% कंट्रीब्यूशन है, 15% गिरावट है। राइस में आप देखो इनफैक्ट तो 3% कंट्रीब्यूट करता है, जो काफ़ी नहीं है। एक्सपोर्ट बास्केट में सिर्फ 3% कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उसमें 13% का ग्रोथ है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इनफैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का ये जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके दो रीजंस है। एक तो ये है कि कंज्यूमर इन्फ्लेशन कम हुआ है, राइट। जनवरी फरवरी में प्रोग्रेसिवली जो इन्फ्लेशन है, स्पेशली वेजिटेबल इन्फ्लेशन है या फिर पल्सेस का है, इवन राइस का है, तो ये इन्फ्लेशन कम हो रहा है, ग्रेजुअली कम हो रहा है। तो क्या होता है कि उसको एक्सपोर्ट करना इजी हो जाता है। अगर इन्फ्लेशन हाई है तो गवर्नमेंट काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस रखती है, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, ताकि इंडिया में उसका सप्लाई रहे। लेकिन अगर इन्फ्लेशन कम हुआ तो धीरे धीरे एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो है वो गवर्नमेंट ईज करती जाती है। और राइस में भी काफ़ी सारे एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस पिछले साल 2023 और 24 में लगाए थे, जो कि लिफ्ट कर दिया अब वो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, एक्सपोर्ट बैन जो थे नॉन बासमती राइस में फॉर इंस्टेंस, तो वो गवर्नमेंट ने लिफ्ट कर दिए। उसकी वजह से राइस के एक्सपोर्ट जो है पिछले कुछ महीनों से काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल एक्सपोर्ट बास्केट में ज़्यादा है नहीं। एंड देन कॉटन यार्न एंड प्लास्टिक का कंट्रीब्यूशन तो बहुत कम है। पर मोटा मोटा इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इनका एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहता है इंडिया में। जेम्स एंड ज्वेलरी एंड ड्रग्स का भी ज़्यादा है। और हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो सारे गुड्स है वो कौन सी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आप इंजीनियरिंग गुड्स का अगर ले लो तो वो इंजीनियरिंग गुड्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई और जर्मनी, इन 3 कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा होता है इनका एक्सपोर्ट। और इनफैक्ट आपको जान के शायद सरप्राइजिंग लगे कि यूएसए जो है, अगर आप नहीं जानते तो यूएसए जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। यूएसए में हमारे टोटल ओवरऑल एक्सपोर्ट्स है उसमें से 21% हम सिर्फ यूएसए में एक्सपोर्ट करते हैं। यूएसए में एक्सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है कि इंडिया के अगेंस्ट में अगर टैरिफ बढ़े तो यूएसए में एक्सपोर्ट करने में हमें भारी पड़ सकता है। ये हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा स्पीड में कम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट में ज़्यादा गिरावट आ सकती है। तो आगे जाके हमें देखना पड़ेगा कि क्या इंडिया के अगेंस्ट में ट्रम्प गवर्नमेंट जो है वो टैरिफ बढ़ाती है या नहीं, स्पेशली ऑटोज़ में या फिर इंजीनियरिंग गुड्स में, क्योंकि इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट हमारा सबसे ज़्यादा है और यूएसए में मानना है कि सबसे ज़्यादा है 21%, और यूएसए में 10% का ग्रोथ है फरवरी महीने में। ठीक है, यूएसए के अलावा हम इंजीनियरिंग गुड्स जो है वो यूएई को भी एक्सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट हमारे टोटल एक्सपोर्ट बास्केट में ऑलमोस्ट 8% जो है
एक्सपोर्ट वो यूएई को होता है, ठीक है, और उसमें 7% की गिरावट है। इनफैक्ट यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ हमने बायलैटरल एग्रीमेंट 3 साल पहले साइन किया था, जिसको बोलते हैं CEPA, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके बाद अगर आप यूएई के साथ का हमारा ट्रेड देखो तो 3 टाइम्स बढ़ा है, राइट, पिछले 3 सालों में। फरवरी में कम हुआ है और ये कोई बड़ी बात है नहीं, वन ऑफ हो सकता है शायद रीजनल डिमांड की वजह से। पर इंजीनियरिंग गुड्स की जब बात करें तो यूएसए और यूएई और नेदरलैंड्स, सॉरी नॉट नेदरलैंड्स, जर्मनी में हम एक्सपोर्ट करते हैं। वन ऑफ द रीजंस इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट कम हुआ हो, इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जर्मनी जो है उसकी इकोनॉमी जो है वो थोड़ी वीक चल रही है। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो जर्मनी, ये जीडीपी ग्रोथ का फिगर है, टेबल है, तो कौन सी कंट्रीज में जीडीपी ग्रोथ कितनी रह रही है। तो दिसंबर क्वार्टर में अगर आप जीडीपी ग्रोथ देखो तो जर्मनी जो है उसमें -0.2% का ही ग्रोथ था जीडीपी में, राइट। तो जीडीपी ग्रोथ वीक है जर्मनी में। इसके कारण भी हो सकता है कि जर्मनी में जो है हमारे इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट जो है वो कम हुए हो, राइट। पेट्रोलियम गुड्स की बात करें तो पेट्रोलियम गुड्स कौन सी कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करते हैं। वेल, यूएई एक है सबसे ज्यादा, अगेन यूएसए, एंड देन थर्ड इज नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स में भी हम पेट्रोलियम यानी कि रिफाइंड पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, ये जो है वो हम काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं। एंड पेट्रोलियम में भी गिरावट है। ऑब्वियसली एक रीज़न तो है प्राइस, कि क्रूड ऑयल की प्राइस गिरी है, तो वैल्यू जो है रिफाइंड प्रोडक्ट्स की, एक्सपोर्ट वैल्यू वो कम है, लेकिन उसमें एक्सपोर्ट में गिरावट भी दिख रही है। नेदरलैंड्स में ऑलमोस्ट 30% गिरावट है और यूएई में ऑलमोस्ट 7% गिरावट है। तो इंजीनियरिंग गुड्स और पेट्रोलियम दोनों का एक्सपोर्ट कम हुआ है, वो यहाँ पे हमें दिख रहा है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, हम अगेन स्मार्टफोन्स जो है वो यूएसए में काफ़ी एक्सपोर्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और वो सब जो है वो यूएई और यूके में काफ़ी एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो यूके में भी आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट गिरावट है 9% की, और यूएई में अगेन 7% की गिरावट है। तो पेट्रोलियम गुड्स का जो नेगेटिव फिगर है वो इसके साथ अलाइन होता है, राइट। जेम्स एंड ज्वेलरी की हम बात करें तो यूएस, हांगकांग और यूएई, इसमें हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एंड देन फार्मा का तो यूएस में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है हमारा। यूएस के साथ साथ यूके और स्विट्जरलैंड में भी फार्मा प्रोडक्ट्स जो है वो काफ़ी एक्सपोर्ट होती है हमारी। तो मोटा मोटा क्या है कि ये सारी कंट्रीज़ में नेगेटिव है एक्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट्स में 10% की ग्रोथ है एक्सपोर्ट्स में। ऑस्ट्रेलिया में भी 76% ग्रोथ है, लेकिन उसके अलावा आप देखो तो सारी कंट्रीज़ में नेगेटिव ग्रोथ है। तो ये हो गया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात, ठीक है, कि कौन सी कैटेगरीज में हमने एक्सपोर्ट किया है सबसे ज़्यादा और कौन सी कंट्रीज़ को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। रिमेंबर, यूएसए हमारा सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर है, ठीक है, और यूएसए में टैरिफ बढ़ा तो हमारे लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा अगर हम इंपोर्ट्स देखें तो इंपोर्ट्स में कौन सी कमोडिटीज़ का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट है। वेल, आप देखो तो पेट्रोलियम, क्रूड एंड प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि इंडिया रॉ क्रूड ऑयल जो है वो बाहरी कंट्री से इंपोर्ट करती है। ऑलमोस्ट 85% अपना जो रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट करती है। तो ये हमारे पूरे इंपोर्ट बास्केट जो है उसका करीब 23% कंप्राइज करता है पेट्रोलियम, क्रूड एंड प्रोडक्ट्स। और इसमें नेचुरली 30% गिरावट होगी। क्यों होगी? वेल, इसका रीजन है क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइस गिरा है, तो क्रूड ऑयल प्राइस गिरेगा तो नेचुरली वैल्यू कम दिखेगी, ठीक है। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जब हम बात करें तो इंपोर्ट कौन सी कंट्री से सबसे ज्यादा करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नेचुरली कोविड के बाद रशिया से हमारा इंपोर्ट बढ़ गया था, राइट। तो नेचुरली यहाँ पे अगर आप देखो तो रशिया से ऑलमोस्ट 8% इंपोर्ट हमारा जो है 8.5% वो रशिया से होता है। इसके अलावा यूएई से अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 9% इंपोर्ट होता है। पूरे इंपोर्ट बास्केट में यूएई से जो इंपोर्ट होता है वो ऑलमोस्ट 8.9% जितने गुड्स इंपोर्ट होते हैं। एंड देन सऊदी अरेबिया से भी हम काफ़ी सारा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, राइट, 5% जितना। तो ये हो गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात। और ऑलमोस्ट जैसे हमने बात किया 23% जो हमारे इंपोर्ट बास्केट में कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ क्रूड ऑयल का है। तो आप मानो कि जैसे हम रिन्यूएबल्स में या इलेक्ट्रिफिकेशन में या हाइड्रोजन में ट्रांजिशन करेंगे तो ये जो डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल की वो कम हो जाएगी। होप है कि 23% से 20%, 17-18% तक आ जाए इंडिया का डिपेंडेंस, और वो इंडिया के ट्रेड बैलेंस के लिए काफ़ी अच्छा होगा, रुपये के लिए काफ़ी अच्छा
हो सकता है। तो क्रूड ऑयल के बाद सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। जैसे हमने बात किया कि इंडिया जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडिया में असेंबल होते हैं, लेकिन उसके कंपोनेंट्स जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं होते। वो कंपोनेंट्स हम 15% पूरे इंडिया का इंपोर्ट बास्केट है उसके 15% जितने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है वो इंपोर्ट करते हैं, राइट। कहाँ से इंपोर्ट करते हैं हम? मेरा मानना है सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं। चाइना से सबसे ज्यादा गुड्स हमारे इंपोर्ट होते हैं। वो हमारा लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर है। ऑलमोस्ट 17% जितने गुड्स जो है वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं, ठीक है। देन यूएसए से भी इंपोर्ट होते हैं काफी सारे कंपोनेंट्स, और फाइनली साउथ कोरिया से इंपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की बात। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का जो ग्रोथ है वो फरवरी में ऑलमोस्ट 9% जितना बढ़ा है, ठीक है, इंपोर्ट। एंड देन मशीनरी बोथ इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल आप देखो तो उसका इंपोर्ट बास्केट में ऑलमोस्ट 9% है। 9% गुड्स जो है हमारा वो मशीनरी का होता है, कैपिटल गुड्स। अगेन इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री के लिए कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट होना वो एक नेचुरल बात है। मशीनरी का इंपोर्ट होना नेचुरल बात है। इंडिया ग्रो कर रही है तो नेचुरली प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए ये सारे मशीनरीज चाहिए। कौन सी मशीनरीज इंडिया बाहर से इंपोर्ट करती है? मेजरली इंडस्ट्रियल मशीनरी है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी जैसे ट्रांसफॉर्मर्स है या मोटर्स है, और पावर जनरेशन का इक्विपमेंट जो है वो इंडिया बाहरी कंट्री से इंपोर्ट करती है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो इंडिया का इंपोर्ट होता है चाइना से, जर्मनी से और यूएसए से। ये 3 कंट्रीज जो है वो सबसे ज्यादा, उनमें से हम मशीनरी, इंडस्ट्रियल मशीनरी जो है वो इंपोर्ट करते हैं। देन अगेन ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट भी हम इंपोर्ट करते हैं ऑलमोस्ट 5% जितना, तो ये भी काफी बड़ा फिगर है। हालांकि नॉट एज मच एज इंडस्ट्रियल मशीनरी या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या पेट्रोलियम क्रूड प्रोडक्ट्स, लेकिन 5% जितने ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट में क्या क्या आया? इसमें आया एयरक्राफ्ट आ गया, या पार्ट्स आ गया, या ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स आ गए, या इवन रेलवे के जो इक्विपमेंट्स है वो भी इसमें आ गए, ठीक है। और इसका ग्रोथ भी नेगेटिव है। कौन सी कंट्रीज से हम करते हैं? यूएसए, जापान एंड जर्मनी। तो यूएसए की जीडीपी भी आप देखो तो उसमें स्लो डाउन है। मैं क्विकली यूएसए का जीडीपी का डेटा यहाँ पे खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यूएसए जो है उसकी जीडीपी सितंबर क्वार्टर में 2.7% से ग्रो हुई थी, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में 2.5% से ग्रो हुई है। तो यूएसए के जीडीपी में दिसंबर क्वार्टर तक तो स्लो डाउन दिख रहा है। हो सकता है कि इसके कारण काफ़ी सारे हमारे जो गुड्स एक्सपोर्ट है, स्पेशली इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट, ये कम हुए हो, ठीक है। जीडीपी यूएसए की और जर्मनी की दोनों की कम हो रही है। तो मोटा मोटा यही चीज़ है। बाकी सारे जो गुड्स जो है उनका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल इंपोर्ट बास्केट में ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अगेन रिमेंबर कि हमने डिस्कस किया कि कौन सी कंट्रीज से ज़्यादा इंपोर्ट होता है। सबसे मेजर पार्टनर जो है, इंपोर्ट पार्टनर, वो है चाइना। इसके बाद यूएई। अगेन यूएई के साथ हमने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, सेपा CEPA। तो उसको एक्सपोर्ट भी हमारा उतना ही होता है, इंपोर्ट भी वहाँ से उतना ही होता है। रशिया एंड यूएसए एंड देन 5th इज सऊदी अरेबिया। ये सारे हमारे इंपोर्ट पार्टनर्स है, ठीक है। तो स्टोरी ये है कि ग्लोबली थोड़ा स्लो डाउन है, यूएसए में स्लो डाउन है, यूरोप की कुछ कंट्रीज में स्लो डाउन है, चाइना में भी स्लो डाउन है। तो इसके कारण हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो काफ़ी वीक है। पॉजिटिव चीज़ ये है कि इंपोर्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट से भी वीक है, तो इंपोर्ट्स काफ़ी स्लो हुए। अगेन इंपोर्ट्स वीक होना ये हमारे जीडीपी के लिए भी एक नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि अगर इंपोर्ट्स वीक हुए तो ये शायद दर्शाता है कि जीडीपी, यानी कि इंडिया में जो डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड स्पेशली, वो इतनी स्ट्रांग शायद ना रही हो। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के एक्सपोर्ट 26% से बढ़े हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की डिमांड शायद है बाहरी कंट्रीज में। लेकिन इंपोर्ट्स वीक होना ये ट्रेड डेफिसिट के लिए अच्छी है, रुपये के लिए अच्छी बात है। लेकिन इंडिया की जीडीपी स्लो डाउन अभी भी है। दिसंबर क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.2% रही, जो कि उसके पहले के क्वार्टर में 5.6% थी। तो जीडीपी में थोड़ी सी रिकवरी है। जनवरी, फरवरी, मार्च में रिकवरी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, स्पेशली ऑटो सेल्स में। लेकिन ऑटो सेल्स भी फरवरी में आप देखो तो शार्पली डिक्लाइन हुए थे, राइट। तो इंपोर्ट्स डिक्लाइन होना ये ऑटो सेल्स के साथ भी अलाइन होता है। ऑटो सेल्स जो है कमर्शियल व्हीकल्स या पैसेंजर व्हीकल्स, ये एनीवे फ्रॉम 5% टू 20% जितने डिक्लाइन हुए थे फरवरी में, राइट। तो इंपोर्ट्स फरवरी में वीक है। मार्च में हमें देखना पड़ेगा कि ये रिकवर होता है या नहीं, वरना जीडीपी के लिए ये थोड़ा नेगेटिव है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए हैव अ गुड वीक।